विल नॉट हैव द क्लास, संडे को मॉर्निंग में टेस्ट हो जाएगा। राइट, चलो होमवर्क। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस होमवर्क अगेन। यहाँ से देखो, जे की वैल्यू दी है, नॉट ऐसा यूनिट कन्वर्ट कर लिया आपने, और रो दिया, रेसिस्टिविटी दी है, हमें चाहिए सिग्मा, रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिस्टिविटी आ गई। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो फार्मूला है अपना, पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, और ई निकालना था, जे वाज गिवन एंड सिग्मा वाज गिवन इनडायरेक्टली दोनों, तो वैल्यू पुट कर दी, 10⁻³ आएगा, आ गया था। Yes, sir. और वेज फार्मूले से V इक्वल टू EL से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे। कंडक्टर के एंड पे जो है फील्ड पता लग गई, सपोज ये कंडक्टर है, ऐसा फील्ड पता लग गई, तो यहाँ से इन दोनों एंड करते हैं, V इक्वल टू E इंटू L से, वेज फार्मूला जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था। तो फील्ड इज पोटेंशियल इज कमिंग टू विद दिस मच, इसमें भी देखो लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 0.5 हो जाएगा मीटर। तो ऐसा यूनिट का पक्का ध्यान रख के सॉल्व करना है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा बोर्ड के लिए फिट है, ये क्वेश्चन है ना, फार्मूले इवन कंपटीशन के लिए, जस्ट मैंने रैंडम वैल्यू लेके बना दिया था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बनाया था, बट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें 2 फार्मूले लग रहे हैं या 3 फार्मूले लग रहे हैं। एनी डिफिकल्टी इन दिस? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. नोट कर लो, उसके आंसर नोट कर लो, और फिर बिना देख के प्रैक्टिस करो उसके। दिस वाज द क्वेश्चन विच आई टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बोला था काफी, और इसका मैं 1 मिनट, आंसर आया इसका, बोलो वुड यू गेट द आंसर? जो आया वो बताओ आंसर, चलो जो भी आया बताओ, क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हें करनी है अच्छी तरीके से। Sir, मेरा N आया, NR. NR, ओके। हु इज दिस सार्थक श्रीवास्तव? किसका, नमन का है क्या? सार्थक कौन है, किसके नाम से है ये? जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी। और somebody else is joining? नमन, you are there? यस सर, मैं भूल गया था चेंज कर। ओके, ठीक है, चलो ये देखो। ओके, आंसर में अभी नहीं दिखा, इसको सॉल्व करेंगे, जस्ट लेट मी रिमूव इट। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, व्हाई इट इज नॉट गोइंग? ओके, इसके बाद करते हैं। हाँ देखो, कितना आया तुम लोगों का? ये भूपेश के आंसर आया था इस क्वेश्चन का। सर मेरा एन ही आ रहा है, मतलब जो ओरिजिनल था वही। अच्छा, और बाकी लोगों का? Sir, मेरा NR NR आया. NR के अलावा एनी अदर आंसर देन NR? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो R1 इज R, R2 इज निकालना है, और गिवन क्या है, लेंथ इज, जो लेंथ है फाइनल लेंथ इज n टाइम्स ऑफ L1, है ना? ये फार्मूला होता है अपना। तो अगर हम ये 2 बार फार्मूला R1 R2 के लिए लिख के डिवाइड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, मटेरियल की है, तो R2 में जो है L तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R1 में L1 यहाँ आएगा, A1 यहाँ आएगा। तो ये हो गया डिवाइड करने के बाद, है ना? इसके बाद अभी हमारा जो ये वाली कंडीशन थी, अभी इसके बाद ये स्टेप लिख लो तुम, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद ये स्टेप आएंगे यहाँ से, ये और ये, हमें क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है ना? तो A1/A2 को रिप्लेस करना है L के टर्म्स में। तो ये रिलेशन हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, इंटू L2/L1, 2 बार हो गया ये। व्हाट वी गेट हियर, एक यूजफुल रिलेशन मिल जाता है हमें। ये इस फॉर्म में हम याद भी रखेंगे तो अच्छा, अपना टाइम सेव हो जाता है। तो एक फार्मूला हमने यहाँ पे लर्न कर लिया, स्ट्रेचिंग में ये फार्मूला बन, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर समझ आया कैसे? कल हमने जो बेसिक सीखा था, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, है ना?
A1 by A2, अगर तुम्हें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ नहीं दिया तो लेंथ को डालेंगे यहाँ से, जैसे भी दिया है वैसे चेंज कर लेंगे। नाउ व्हाट इज गिवन, L पे दिया है तो n स्क्वायर आ जाएगा, L1 गोल्स R2, अच्छा R1 इज 1, R1 इज R, सॉरी, ये आ गया, R1 जो है R है, n स्क्वायर। इसको देखो बिना उससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं। देखो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं बिना सॉल्व किए भी थोड़ा आइडिया, हम रफ आइडिया लगा सकते हैं। ऑलवेज तुम थोड़ा सा फील करो उस क्वेश्चन को। जैसे हमने n टाइम्स लेंथ बढ़ा दी, तो लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस n टाइम्स हो गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 1/n हो जाएगा, A/n हो जाएगा ना, जब हम पुल करते हैं A/n हो जाएगा। लेंथ n टाइम्स हो गई तो एरिया क्रॉस सेक्शन ये n भी ऊपर आ जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा और फिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज लेंथ डबल हो गई, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। लेंथ ट्रिपल हो गई तो 9 टाइम्स हो जाएगा। गेटिंग? तो दो इफेक्ट होते हैं, जो 3 का जो इफेक्ट है या 2 का जो इफेक्ट है 2 बार आता है ना, बिकॉज n का इफेक्ट 2 बार, एक तो लेंथ के पुल करने से, दूसरा एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1/n टाइम्स हो जाता है, वो भी n ऊपर आ जाता है। तो लाइक दिस जस्ट वी कैन डू इट, बिना फर्क करते हैं हम। नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है, विदाउट स्ट्रेचिंग, लेंथ इज डबल्ड, कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब हमने एक कंडक्टिंग वायर थी, दूसरी कंडक्टिंग वायर डबल लेंथ की ले ली, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो दिया है उसी को पुल करके तुम्हें लेंथ बढ़ानी है। तो लिख लो फिर। किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। बेटर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जनरली बुक में बोल, कंपटीशन में बोलते ये याद कर लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है आगे चलते, ये वाला है। सर But बट इसमें- अगर क्वेश्चन आया तो R2 इज इक्वल टू n² बाय R से डायरेक्टली कर सकते हैं ना एग्जाम में? कहाँ से, यहाँ से, कहाँ से करना है? ये इस R2 फॉर्मूले इज से इक्वल सर R2 इज इक्वल टू, यहाँ से नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स का आता है ना, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना है। मैंने एक स्टेप और गैप कर दिया, देखो ये भी स्टेप जो है ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूरे मार्क्स लेने हैं ना, ये स्टेप भी तुम्हारा यहाँ पे आना है इसके बाद, नहीं तो फिर से 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, पूरा लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरा लिखना है। हाँ, अगर इसमें और एक्सटेंशन दिया है, बोला जाए फिर कट किया, फिर स्टेच किया, फिर उसकी लेंथ जो ऐसे की, तब थोड़ा शॉर्टकट मार सकते। केवल यही क्वेश्चन है तो इसमें शॉर्टकट मत मारना। गॉट इट? कंपटीशन के लिए ये है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है ना, ये हमने जो लिखा है, इट इज नॉट a standard formula, you have to solve it from basic. Any other difficulty? कंपटीशन वालों के लिए बीच में बता रहा हूँ कि ये लर्न कर लो या ये लर्न कर लो। तो इस पे बेस में होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, देखो नोट कर लो उसको जल्दी से। और उसके बाद देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा डबल हो या ट्रिपल हो या एन हो, अगर फिर तुम्हें थोड़ा बेसिक पे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज द क्वेश्चन नाउ, let me just read it for you. If resistance of wire is 10 ohm, its length is increased by 10% by stretching it, such that its density remains unchanged. What will be its new resistance? तो बिल्कुल बेसिक पे जाके सॉल्व करो, या फिर तुम जैसे भी सॉल्व करो, you have to find out right answer. Just note down, this is your homework problem. Important question है ये सब, बोर्ड, जेई, नीट एंड योर तुम्हारा इसमें भी आ सकते हैं, MSCT वगैरह में। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, इसको ट्राई करो, कल डिस्कस करेंगे।
और उसको सॉल्व करके भेजना, जैसे भी समझ में आ रहा है जस्ट सॉल्व इट एंड व्हाट्सएप में। मेनी स्टूडेंट्स आर सेंडिंग एंड दे हैव इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग। एक ही अटेम्प्ट में उनके आंसर आ जाते हैं अभी, पहले नहीं आते थे, पहले कुछ भी लिख के भेजते थे। बीच बीच में हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ी हिंट भी दे दूं, अगर टाइम मिलता है तो मैं हिंट भी दे देता हूँ, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, फिर से ट्राई करने से आ जाते। चलो व्हाट्सएप पे मैं हिंट लिख के भेज देता हूँ, ठीक है, अगर तुमने मिस्टेक की, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। तो एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक का ही, देखो इसी से मिलता जुलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लेंथ का ही आता है, बट ये अगर हम कॉम्प्रेस स्ट्रेचिंग का ही आता है, बट कॉम्प्रेस किया तो there is cylindrical conductor of resistance R ohm. It is compressed at both the ends such that radius becomes n times. पहले लेंथ n times हो गई थी, अभी रेडियस n times हो गई ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो लेंथ जो है n times ऑफ इनिशियल वैल्यू हो गई है, नहीं सॉरी रेडियस, बट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। मेथड वही रहेगा, एरिया अपना इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। एक जगह क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, तो उससे हमें L1 L2 रिप्लेस करने में काम आ जाएगा। अभी इसमें L1 L2 रिप्लेस करके R रिटेन करना है, और R2 को हम क्या लिखेंगे, R2 विल बी n टाइम्स ऑफ R1। यहाँ से स्टार्ट करके ये वाले से, यहाँ से एक ही जगह पाई L1 बाई L2 को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें R दिया तो L हटाना पड़ता है। तो ट्राई करो, ये भी हो जाएगा तुमसे, बेसिक पे जाके सॉल्व किया करो, 2 बार ट्राई किया करो। बहुत सारे क्वेश्चन, आज 80% क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में ही होते हैं, पता तुम लोग को। हाँ बोलो। क्वेश्चन दिखाने बोल रही थी, दिख रहा हाँ लिख लो, जस्ट आई कम बैक टू दिस। More than 70% questions are solved in second attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट में 30% ही होते हैं, 20% ही हो पाते, ठीक है। खुशी तुम्हारा आंसर आया था, खुशी पाओजा, होमवर्क की क्वेश्चन का आंसर आया था। स्ट्रेचिंग वाले का कितना आया था? स्ट्रेचिंग वाले का कितना आंसर आया था? नहीं किया। सॉल्व करो ना, सॉल्व करके भेजो ना, पहले तो तुम्हारे रेगुलर आंसर भेजते, फटाफट आधा घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ के सॉल्व कर लिया करो, तुरंत ही क्लास खत्म होने के बाद। फास्ट करते तो फास्ट होते हैं ना। ओके, उसका आंसर फिर से सॉल्व ट्राई करना, अभी मैंने सॉल्व किया, तुम देखना कितना आ रहा है, फिर कल मैं आंसर दिखा दूंगा। यस सर। उससे पहले भी था वो जे वाला, जो ड्रिफ्ट लॉस करंट डेंसिटी वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी कर लेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग रेजिस्टेंस पे चलते हैं ना। रेजिस्टेंस का जनरली मेनी पर्पज होते हैं, बट वन ऑफ द पर्पज इज टू डिक्रीज द वोल्टेज, ड्रॉप करो। जैसे हमने बताया, मैंने बताया तुम्हें, सपोज अपना सेल फोन में 3.8 वोल्ट की या 4 वोल्ट के आसपास बैटरी होती है, माइक को सपोज हमें 1 वोल्ट चाहिए, तो 3 वोल्ट हम रेजिस्टेंस से ड्रॉप कर लेंगे, नहीं तो खराब हो जाएगा माइक, है ना। तो ये सब डिजाइनिंग पार्ट होते हैं, तो डिक्रीज करता है वोल्टेज को रेजिस्टेंस, और बाकी पर्पज भी, ये करंट रिस्ट्रिक्ट कराने में काम आ सकता है। एकदम से बहुत करंट हाई ना हो जाए कहीं पर, तो रेजिस्टेंस थोड़ा लगा के रखते हैं पहले से ना इन द सर्किट। इट इज ऑफ द 2 टाइप्स, एक तो वायर बाउंड या वायर बाउंड, है ना, वाइंडिंग बोलते हैं ना, उससे बाउंड वर्ड यूज कर सकते हैं, या बाइंडिंग भी बोलते हैं, तो बाउंड भी बोल सकते हैं, वायर बाउंड, एनसीईआरटी में बाउंड लिखा है ना। तो वायर बाउंड जो लैब में रहते हैं, बहुत सारी लेंदी वायर रहती है बहुत, उसको बाउंड करके, वाइंडिंग करके, उसकी बाइंडिंग करके सर्कुलर रूप में और बनाते हैं, रेओस्टेट जैसा है। रेओस्टेट जो होता है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वो लैब में रहता है, प्रैक्टिकल्स में तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे नहीं है अपनी बुक में। अपने कोर्स में है, यहाँ पे थियरी में कार्बन रेजिस्टर्स, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, 1 रुपए में आप तुम्हें अभी भी 3-4 मिल सकते हैं, 5 रुपए में 10-15 मिल सकते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, बहुत बहुत लेस एक्सपेंसिव। देखे तुमने, मैंने उस दिन दिखाया था तुम लोगों को, है। यस यहाँ सर। कहीं पे है,
ये तो बहुत छोटे हैं, इसको एक्चुअली जो डायग्राम है, ये जो फोटो खींचते हैं ना, हाथ में रख के खींचने चाहिए, तो तुम्हें साइज का पता लगेगा, है ना। ये सारे मैंने बताया तुम्हें मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। एक्चुअल जितने दिख रहे हैं ना उतने ही होते हैं, जितने अपने डायग्राम है ना एक्चुअल में इतने, अभी जितने दिख रहे हैं ना इतने बड़े होते हैं, ठीक है। जितने दिख रहे हैं ये एक्चुअल साइज के बराबर हो गए। ओके, तो इसमें कलर्स दिख रहे हैं, तो ये बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें हम लिख नहीं सकते कितने ओम्स के। कैपेसिटर में तो लिख देते हैं 100 माइक्रो, है ना, थोड़े बड़े होते हैं कैपेसिटर्स, या काफी बड़े भी होते कुछ तो। बट इसमें क्या है, लिख नहीं सकते, तो कलर बैंड्स बना देते हैं, कलर रिंग से उसकी कोडिंग करते हैं, कलर देख के रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो देखते कैसे निकालते हैं, कलर देख के, कलर रिंग से। तो देखो ये एक टेबल होती है, ठीक है। तो पहले हम सीधे क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखो ये एनसीईआरटी बुक का ही, मैंने तुम्हारी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है ये, और उसी में से देख लेना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट बट डू कंप्लीट योर होमवर्क। नोटबुक पूरी अप टू डेट रखो, यू विल हैव द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने हाथ से लिखे नोट से। देखो ये रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर, पहली रिंग तुम्हें रेड दिख रही, दूसरी भी रेड, तीसरी भी रेड, चौथी सिल्वर। तो इसका रेजिस्टेंस बताना है हमें। तो पहली जो रिंग होती है उसके लिए हमें ये नंबर वाली टेबल देखनी पड़ती है, ये नंबर वाली। इधर कलर्स लिखे हुए हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, ठीक। तो पहली रेड है, तो रेड के लिए हमने देखा नंबर ये आया अपना, सॉरी 2 आया, तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली 2। पहली रिंग के लिए पहली टेब सेकंड कॉलम देखना पड़ता है जिसमें नंबर लिखे, 2 लिख दिया। दूसरी भी रेड है, तो दूसरी के लिए भी यही देखना पड़ता है, तो वो भी 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। तीसरी रिंग के लिए जो थर्ड रिंग है वो भी रेड है, तो उसके लिए ये देखना पड़ता है थर्ड वाला मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं, उसमें से रेड का देखा हमने, तो ये आ रहा है तुम्हारा जो जो नंबर होता है वही पावर में चला जाता है, मल्टीप्लायर बोलते हैं उसको, इनटू 10⁻²। चौथी रिंग जो है सिल्वर, उसके लिए टेबल नहीं, उसके लिए जो है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है, मतलब कितना प्लस माइनस हो सकता है, ये मतलब होता है सिल्वर का। देखो यहाँ पर टॉलरेंस लिखा हुआ है 10%, यहाँ पे देखो परसेंटेज में लिखा है, तो यहाँ पर ये ओम लिख के जस्ट मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले यूनिट लिख दी इसकी ओम, या बाद में भी लिख सकते हैं 10%, जितना आया उसका 10% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। गॉट इट सर एक बार वापस समझाइए ना। हाँ देखो, हाँ मैं 2 बार समझाऊंगा, एक एक करके समझते जाओ। देखो फिर से इसमें देखो हमने इसको ऐसा पकड़ा कि जो सिल्वर होते, ये तो तुम्हें डायग्राम दिया होगा बोर्ड में, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम दिया होगा या सीक्वेंस दी होगी। सबसे पहले जो सीक्वेंस में कलर आएगा उसके लिए हमें ये नंबर देखना पड़ता है, उसमें से टेबल में नंबर देखना पड़ता है। रेड आया तो रेड देखना पड़ेगा 2, सेकंड रिंग के लिए भी रेड है, फिर से 2 आ गया। थर्ड भी रेड है, लेकिन थर्ड रिंग के लिए मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, थर्ड रिंग के लिए थर्ड कॉलम देखना पड़ता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। थर्ड कॉलम में एक मिनट कंप्लीट होने तो पहले पूरा 2 एग्जांपल देखो, उसके बाद डाउट्स। एक और एग्जांपल दूंगा फिर पूछना, जस्ट लिसन केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है। तो थर्ड के लिए, थर्ड रिंग के लिए मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, 10⁻² है तो 10⁻² लिखा, बस ओम लिख दिया। लास्ट रिंग के लिए, गोल्ड के लिए देखो 5 है, 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर के लिए 10, और लास्ट जो है, अगर लास्ट रिंग है ही नहीं तो 20% मार्जिन होता है, मतलब वो लोकल बना हुआ है, उसमें तुम्हारे लिए रिस्क है, इतने % अप डाउन होगा तो तुम्हारा सिस्टम खराब हो सकता है ना। तो लास्ट रिंग यहाँ पे सिल्वर है 10%, ठीक है, तो ये आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर से, इसको जस्ट नोट मत करो, पहले एग्जांपल देखो उसके बाद डाउट। देखो अभी दूसरा हम ये लेते हैं, देखो ये वाला, पहला कलर कौन सा, येलो है ना, येलो कलर है, टेबल में हम येलो देख लेंगे। फर्स्ट कलर के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड कलर के लिए नंबर वाला कॉलम देखना पड़ता है। येलो कहाँ गया, ये 4, ठीक है, 4 लिख लिया। उसके बाद कौन सा, वॉयलेट, तो वॉयलेट का जो है नीचे, वॉयलेट देखो कहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए भी यही देखना पड़ता है, नंबर वाला कॉलम। वॉयलेट में कितना दिख रहा है तुम्हें, ये 7 दिख रहा है, तो 7 लिख दिया।
इनटू थर्ड क्या दिख रहा है, ब्राउन लिखा है ना, ब्राउन। देखो तो ब्राउन का देखते हैं, ब्राउन अभी थर्ड के लिए हमें मल्टीप्लायर में जाना पड़ता है। ब्राउन कहाँ पे है, 1, 10⁻1, ठीक है, 10⁻1, ठीक है। और ओम हो गया, प्लस माइनस। लास्ट वन क्या है, गोल्ड। गोल्ड का 5% है मार्जिन, 5%, ठीक है। तो जितना आएगा उसका 5% कम ही आ जाता है। 470 आ रहा है, उसका 5% निकाल लो, प्लस कर दो, और 5% निकाल, करना नहीं पड़ता, ये ऐसे ही छोड़ना पड़ता है हमें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें परसेंटेज निकाल के नहीं लिखनी पड़ती, ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। हाँ, अगर आ गया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, परसेंटेज निकाल के ऐड करना पड़ेगा। 10% वाला थोड़ा इजी होता है निकालना, ठीक है। तो ये क्या किया, फर्स्ट 2 रिंग्स के लिए हमने इसमें से, फर्स्ट 2 कलर्स के लिए इसमें से देखा, थर्ड कलर के लिए मल्टीप्लायर देखा, और टॉलरेंस लास्ट रिंग के लिए, फोर्थ रिंग के लिए फोर्थ कॉलम देखा इधर जिसमें टॉलरेंस है। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद रखते। गोल्ड वाला 5%, सिल्वर वाला 10%, कोई लास्ट वाली 3 ही रिंग दी है तो लास्ट वाली दी नहीं है, तो इसके लिए उसके लिए 20% मार्जिन देखना पड़ता है, ठीक है। और देखो, अच्छा पहले आंसर चेक करते हैं, ये आंसर दिए हुए तुम्हारी बुक में, देखो 22 इंटू 10⁻2 आया, ठीक है। ओम प्लस माइनस 10%, और ये तुम्हारा 47 इंटू 10 ओम प्लस माइनस 5%, ये आंसर दिए, ठीक है। अभी भी इसमें एक पॉइंट और देखो, इसमें मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताऊं। अभी प्रॉब्लम ये है, हाँ ठीक है, अभी डाउट पूछो, अभी डाउट पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर, डाउट क्लियर। ओके, अभी देखो और पॉइंट बताता हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें आगे चल के ये डाउट आ गया सर ये टेबल कैसे लर्न करें, उसकी भी एक आसान तरीका है टेबल लर्न करने का। उससे पहले मैं तुम्हें जो मिस्टेक होती है वो बताता हूँ। देखो मिस्टेक क्या होती, तुम लोग स्टार्ट करते हो यहाँ से 1 से, 1 2 3 ऐसा, पूरी रिंग्स गड़बड़ हो जाती। अगर तुम क्या करो, पूरा लिख लो 1 2, अगर तुम लास्ट तक जाओगे तो अगर तुमने तो 0 से 9 है, तुमने 1 से स्टार्ट किया तो लास्ट 10 आ जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि 2 डिजिट तो है ही नहीं, सभी सिंगल डिजिट की है ना। तो 10 आ गया मतलब तुमने गड़बड़ स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और सुनो, तो यहाँ पे एक मिस्टेक होती है। दूसरा मिस्टेक ये है, नहीं दूसरा प्रॉब्लम है अभी याद रखने का। तो याद रखने का एक पॉइंट तो मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताऊं, फर्स्ट वन इज ब्लैक और लास्ट वन इज व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, पहले टीवी आता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, हमारे टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, कलर टीवी होते नहीं थे। तो ब्लैक एंड, सॉरी यहाँ तक है, सॉरी सॉरी एक मिनट, ये यहीं तक है, कलर बैंड्स यहाँ तक है बस, नीचे वाले तो वो तुम्हारे टॉलरेंस होते हैं। तो ब्लैक, ये कलर बैंड यहाँ तक है, ब्लैक एंड व्हाइट, फर्स्ट वन इज ब्लैक, लास्ट वन इज व्हाइट। और देखो ब्लैक बी 2 बार आता है ना, बी। अच्छा इसमें चलो, अभी जो है ये याद कैसे रखें, ये प्रॉब्लम है। याद रखने का तरीका सुनो, किसी तुम लोगों को पता भी होगा, सम ऑफ यू मे बी नोइंग द मेथड टू रिमेंबर, जस्ट मैं रिपीट करो, ध्यान से सुनो। ये मैंने तो फर्स्ट लेटर्स मार्क कर दिए सब, तो देखो इसको याद रखने का तरीका, ये बी बी रॉय, ये नाम हो गया, बी बी रॉय एक नाम हो गया, कहाँ रहता है, ग्रेट ब्रिटेन में, एंड ही हैज वेरी गुड वाइफ या फिर वेरी गुड वॉच। तो फर्स्ट लेटर हमें याद हो सकते हैं आसानी से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉच और वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में याद रखते हैं। इसमें सीक्वेंस में मैं तुम्हें बता दूं, पहला तो मैंने बता दिया ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सीक्वेंस है ये, है ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लास्ट में, फर्स्ट वन इज ब्लैक, लास्ट वन इज व्हाइट, ये याद रखना। उसके बाद जो है दूसरा बी जो सिंबल है वो रेड आर के साथ, रेड रेड एक बार है, आर एक बार है, तो कंफ्यूजन नहीं है। बी 3 बार आता है ना, तो रेड के पास वाला जो बी होगा वो ब्राउन होगा, और एक बी इधर है, वायलेट के पास वाला जो है वो ब्लू होगा, क्योंकि ये वायलेट एक बार आ रहा है, रेड भी एक बार आ रहा है। और कौन सा डबल कलर आ रहा है, जी 2 बार आ रहा है, एक ग्रीन है एक ग्रे है, ग्रे वाला जो होगा व्हाइट के पास वाला हो सकता है ना, और ये जो जी येलो एंड ब्लू के पास जो है वो ग्रीन होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दिस इज द वे यू हैव टू रिमेंबर। और इसमें क्या है, पहले बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में ही आते थे क्वेश्चन, अभी जेई में भी आना शुरू हो गया, उसके लास्ट ईयर जेई में था, इस बार भी शायद था। तो जस्ट रिमेंबर इट प्रॉपरली, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो रेगुलर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ यू जस्ट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है तो तुम वहां से नोट कर सकते हो। इसमें तुम्हें ये डाउट आ सकता है कि सर अगर लास्ट रिंग है नहीं तो
कैसे उसको होल्ड करना है ना, इधर से होल्ड करना है कि इधर से। बट अपने बोर्ड में तो अपने पे लिखा हुआ आता है ना, या तो डायग्राम होगा, डायग्राम होगा तो लेफ्ट वाला जो है लेफ्ट से जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, राइट से तो करेंगे नहीं स्टार्ट। और सीक्वेंस लिखी हुई होती है, ये तो तुम्हें दिया होगा, ये सीक्वेंस दी होगी, कलर बैंड्स लिखना पड़ता है, तो जो पहली होगी उसका पहले लिखना, दूसरी होगी दूसरा, पहली और दूसरा का ये टेबल देखना सीक्वेंस में हमें वही। हाँ, अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल्स का कुछ क्वेश्चन है तो तुम देखो प्रैक्टिकल्स में अगर कुछ है, आई डोंट थिंक प्रैक्टिकल्स में तुम्हें थोड़ा थियरी बुक होती है ना, सॉरी प्रैक्टिकल की बुक होती है, उसमें कुछ न कुछ दिया होगा, मार्किंग ऐसा दिया होगा कि अगर 3 ही रिंग है तो यहाँ पे कुछ एरो दिया होगा, समथिंग मस्ट बी गिवन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। कुछ न कुछ शायद मार्किंग होती है जब 4th रिंग नहीं होती है, तो एरो दिया होगा, वहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब तुम्हें प्रैक्टिकल करेंगे तो तुम्हारे हाथ में होगा, उस समय सीक्वेंस तो तुम्हें डिसाइड करना है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो दैट इज योर प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ व्यू, पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। कभी थियरी में कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। नाउ यू आस्क दैट आउट। तो ये टॉपिक थोड़ा सा तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाते, थोड़े दिन के बाद भूल भी जाते, सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस करके रखो। चलो फिर, तो ये तुम अपनी टेक्स्ट बुक से लिखो, टेबल 3.3 है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला है इसका, इफ rho naught is the resistivity of conductor at 0 degree Celsius or some reference temperature T naught, 0 नहीं है, कुछ रूम टेम्परेचर दिया होगा तो वो लेना पड़ेगा, और RT is the rho T is the resistivity at temperature T, then we have the relation this, rho T is equal to rho naught 1 plus alpha delta T। ऐसा रिलेशन कहीं पढ़ा है तुमने, बोलो, ये रिलेशन कहीं देखा है तुमने? थर्मल एक्सपेंशन में था, ठीक है। तो वैसे ही बिल्कुल सेम रिलेशन, थर्मल एक्सपेंशन में ऐसा आता है, लेंथ फाइनल लेंथ इज इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा वहां पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या है अल्फा, देखते क्या है, डेल्टा टी इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, इनिशियल इज द रेफरेंस टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द टाइम ये 0 ही होता है, बट कभी कभी 0 नहीं होता। अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर तुम इसको सॉल्व करो, इसको ब्रैकेट ओपन कर लो और रो नॉट को इधर ले आओ, तो डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, और फिर ये रो नॉट और डेल्टा टी को नीचे भेज दो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये नॉट बिग डील। तो अल्फा का ये रिलेशन बन जाएगा इसी से, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसकी डेफिनेशन कोई पूछता है, नोबडी आस्क्स यू द डेफिनेशन, बट फिर भी इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इट द चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी के डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई डेल्टा टी, तो पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होता है अल्फा का, चाहे वो थर्मल एक्सपेंशन हो चाहे यहाँ हो, नाम अलग अलग हो गया इसके। सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए भी ये फार्मूला लिख सकते हैं, बस अल्फा विल बी द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर देंगे, थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, विच इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो ये आएगा, अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफ समबडी आस्क्स यू द डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, या रेजिस्टिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस रहेगा, या पर केल्विन लिखें, पर केल्विन लिखना प्रॉपर है ना, केल्विन ऐसा यूनिट है, तो वी शुड ट्राई टू राइट पर केल्विन, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट उससे पहले कुछ पॉइंट मैं तुम्हें और बताऊं। सम अलॉय, ओके, ये पॉइंट जो है यहाँ पर टेबल के नीचे लिखा था, रेजिस्टिविटी
अच्छा ये कोफिशिएंट, ये देखो वैल्यू दी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फा की वैल्यूज दी है अलग अलग मटेरियल की, ये याद नहीं करनी है तुम्हें, दी होगी, डोंट वरी अबाउट दिस, एवरी क्वेश्चन विल बी गिवन, डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। इसमें क्या लिखा था, यहाँ से देखो समझ आया, मैंगनीज कांस्टेंट, नाइक्रोम, यूरेका भी एक होता है, इसमें नहीं लिखा है, और सिमिलर वंस। द चॉइस ऑफ दिस मटेरियल इज dictated mostly by the fact that their resistivity or relative insensitivity to the temperature। कुछ पॉइंट मिस हुआ, चलो यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, चलो शुरू से पढ़ता हूँ। commercially produced resistors for domestic use or in the laboratories are two major types, wire bound resistors and carbon resistors। Wire bound resistors are made by the windings the wires of an alloy, ये alloy के नाम है। The choice of these material is dictated mostly by the fact that their resistivities are relatively insensitive to the temperature। मतलब उनकी जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इनसेंसिटिव होनी चाहिए या बहुत कम चेंज होनी चाहिए, ठीक है। These resistances are typically in the range of fractions of ohms to few hundred ohms। इनके जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होते हैं, few hundred ohm तक। ये इसका कोई मतलब नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका, इधर आ जाओ वापस, I will tell you properly। देखो some alloy like, ओके दूसरा कलर, like nichrome, manganese, कांस्टेंटन, ये सी लिखा है कांस्टेंटन, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। हैव वेरी वीक इंडिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, दैट इज लो वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा कम है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो दैट इज बेनिफिट, हम उसको यूज कर सकते हैं सम इंस्ट्रूमेंट में, मीटर ब्रिज हम पढ़ने वाले पोटेंशियोमीटर में। देयरफॉर दे आर यूज्ड फॉर द एज ए स्टैंडर्ड रजिस्टर इन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। जिनकी अल्फा कम होती है वो ज्यादा चेंज नहीं होते हैं टेम्परेचर चेंज होने से, उनको हम लोग यूज करते हैं मीटर ब्रिज में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्पेशली बनाए जाते हैं, दे आर मेड फ्रॉम द मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ अल्फा। सेमीकंडक्टर का अल्फा निगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर निगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। जस्ट मैं इसको ये नोट करो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन ये सॉल्व करके तुम्हें भेजना है, यू हैव टू सॉल्व इट एंड सेंड इट। 3.5 ये बोर्ड में आ सकता है, जे या नीट में भी आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जस्ट केवल नंबर नोट कर लो और सॉल्व एंड सेंड। एक्सरसाइज का 3.5, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम है तो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं यहाँ का, जस्ट फाइनल पॉइंट है। देखो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, उनका अल्फा निगेटिव होता है, मींस टेम्परेचर बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस नीचे आता है, कम होता है, डिक्रीजेस। ऐसा ग्राफ आएगा देखो उसका, सेमीकंडक्टर का, ये रो दिया है और ये टी दिया है, और सेमीकंडक्टर के लिए अपोजिट अल्फा निगेटिव। बाकी जो कंडक्टर होते हैं, जैसे ये कॉपर का दिया है, ऐसे